ठीक है दोस्तों, तो अब हम दिल्ली दरबार दर्पण निबंध पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिल्ली दरबार निबंध जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले सब राजाओं की मुलाकात का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजराजेश्वरी का एक मुकुट बना था और एक पट्टी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था, और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तमगा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से यह वाक्य कहे। ठीक है, राजा से यह वाक्य वायसराय ने श्रीयुत वायसराय ने वाक्य कहा। ठीक है, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर खाह राजश्री घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके बाद यह आपके कुल में भी बहुत दिन रहकर इस शुभ दिन की याद दिलावे जो इस पर छपा है। ठीक है, तो एक झंडा और तमगा दिया सभी राजाओं को श्री वायसराय ने दिया था, और यह पंक्ति जो है महत्वपूर्ण है, हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से पूछ भी ले। ठीक है, तो यह पंक्ति थोड़ी सी ध्यान रखिएगा और आप वीडियो रोक कर थोड़ा ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ लिया है, आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तक शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने चांदी के केवल तगमे ही मिले। किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का होदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार, चोबी, कपड़े, कमखाप के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली। ठीक है, उन्हें यह पंक्ति प्रश्न पूछा जा सकता है कि किलात खां को कितनी वस्तुएं की चीज़ें तोहफे में मिली, तो 25,000 की। और कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, तो जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार, चोबी, कपड़े आदि यह सब चीज़ें मिली है। ठीक है, यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई, मतलब यह बात मुझको झंडा नहीं मिला तो किलात खां को यह सारी चीज़ें दी, और यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। ठीक है, इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियारों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गई। ठीक है, प्रायः लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। ठीक है, तो इसमें किलात खां के रूप और वस्त्र किस प्रकार थे उसका वर्णन हम पढ़ेंगे अब। निसंदेह जो कपड़ा खां पहने थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था। ठीक है, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घूमा करते हैं। हाँ, कुछ फर्क था, तो इतना था कि लंबी घनी दाढ़ी के कारण खां साहेब का चेहरा बड़ा भयानक लगता था। इन्हें झंडा न मिलने का कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब देखिए, यह बता रखा है कि भारतेंदु जी ने उन्हें झंडा नहीं मिला तो वह स्वतंत्र हो गए, किसी का झंडा लेकर खड़े न हुए। ठीक है, इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी
वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को मिली थी। ठीक है, जो अन्य राजा थे वह उनके चबूतरे के, जो वायसराय के चबूतरे के नीचे वहीं कुर्सी मिली थी और वहीं पर बैठे हुए थे। खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत था, मतलब वह थोड़े कड़क मिजाज के थे, थोड़े रूखापन था, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों से वह नाराज़ हो जाते थे। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया है भारतेंदु जी ने। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहिब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले, अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। तो इस वाक्य से यह पता चलता है कि जो किलात खां थे वह कितने रूखेपन और नाराज़ या गुस्से में बात करते थे, या कुछ भी नाराज़गी रहती थी उनके। ठीक है, तो यह वाक्य भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वाक्य को भी आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये वाला वाक्य, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बंगाली उनसे मिलने आया, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह वाक्य भी परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि किलात खां के रूखे मिजाज खां साहब से कौन मिलने आया था, किलात खां साहब से? तो उत्तर हो सकता है बंगाली। ठीक है, तो यह आ जाएगा इसमें। आगे हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, बहुत छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य हैं। कोई तो दूर से ही हाथ जोड़ आए और एक ऐसे थे कि जब एडिकॉक ने बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया तो एडिकॉक ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे, यहाँ तक कि एडिकॉक को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तगमा, सलामी और किताब पाने कोई झंडा, कोई तगमा, सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द का नहीं बोल सके। कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। मतलब कुछ राजा ऐसे आलसी भी थे, बैठे हुए थे, झंडा उठाने को कहे तो ज़बरदस्ती उनसे उठवाया या उन्हें उठने को कहते थे। मतलब ज़बरदस्ती कहना, मतलब उन अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहते थे वो कर रहे थे राजा लोग। ठीक है, तो सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिखाई पड़े जिसने वायसराय से कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। जिसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे, यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहां आप हमें खुदा मौजूद है। नवाब लुहारू। ठीक है, तो एक महात्मा थे जिन्होंने उन्हें खुदा की संज्ञा दी, श्री वायसराय को। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। जवाब लुहारू भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी ना आई हो। नवाब साहिब बोलते तो बड़े धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। मतलब उन्हें जो विद्या भी नहीं आती वो भी कितनी बातें उनके बारे में, मतलब उनकी बड़ाई कर रहे थे। ठीक है, नवाब साहिब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई, वरन लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित तथा कवि। इसके सिवाय नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं
देते जितना अंग्रेज़ों के समान आपका चित होने के लिए। फिर नवाब साहिब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फ़ारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊँ। ठीक है, एक ग्रंथ लिखा था नवाब साहिब ने जो चाहते थे कि श्रीयुत वायसराय को सुनाना चाहते थे। सुनाऊँ। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आप सा एक भाई कवि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय निकालूंगा। ठीक है, तो उन्होंने नवाब साहिब को बोला कि मैं एक आध दिन छुट्टी निकालूंगा, किसी दिन समय निकाल के आपकी ग्रंथ जो कविता है वह सुनूंगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 29 तारीख को सबके अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। ये ताश का वस्त्र पहने थी और मुंह पर ताश का नकाब मतलब मास्क लगा रखा था। ठीक है, इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। मतलब इस प्रकार कपड़े पहन कर आई थी या मुंह नकाब ढका हुआ था, हाथों में पाँव में सब दस्ताने वस्ताने पहन रखे थे। महारानी के साथ उनके पति राजा सखाराम साहिब और 2 लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी थी। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रशंसा प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर नहीं थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत मिसेस फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवादक कहा। ठीक है, तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मिसेस फर्थ को श्रीयुत वायसराय ने मन भावनी अनुवादक कहा है। ठीक है, श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती है, पर अनुवादक मैम साहिब ने कहा कि वे अंग्रेजी के 2-4 शब्द ही अधिक नहीं जानती, 2-4 शब्दों से अधिक नहीं जानती, बाकी उन्हें वह खुद मिसेस फर्थ जो अनुवाद कर समझाती है। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हमें अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। ठीक है, और तमाम पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की, मतलब उन्हें झंडा या तमगा दिया जिस समय प्रसन्नता से उनसे बात की। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा जड़ा और सुनहला रूपहला तथा शीशे का काम बना था। ठीक है, कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजेश्वरी का सुनहरा मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए, मतलब वहाँ राज सिंहासन में जाके बैठे, जो चबूतरे में राज सिंहासन बना हुआ था गुंबदनुमा, उसमें जाकर बैठे। ठीक है, उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थी और ठीक पीछे खास लोग हाथों में चैम्बर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचो भी छत लगाए खड़े थे। ठीक है, मतलब एक छतरी टाइप लगा के खड़े थे लोग। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज दामन वरदान, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा
वर्ग का पुत्र था खड़े थे और उनके दाएं बाएं तथा पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े थे। ठीक है। वायसराय के इस चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा मतलब अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुहाइब मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। मतलब एक चबूतरा अलग से बना रखा था उनके लिए, जो बाहर से बुलाए गए थे राजा महाराजा, जो भी शासनाधिकारी थे। ठीक है। अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्य से, उन सभी को उन पर एक उनके सामने चबूतरे के सामने बिठा रखा था। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार लच्छा बहुत सजीला लग रहा था। मतलब उसको एकदम सुशोभित कर रखा था, सजा रखा था, बहुत सुंदर लग रहा था। लहरिया के बीच बीच में सुनहरे काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मड़ी थी, मतलब नीले रंग के कलर से मड़ी गई थी, और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक एक पॉलिटिकल ऑफिसर भी था। ठीक है। एक एक पॉलिटिकल ऑफिसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। ठीक है। कि मैं ऊपर बैठा हूँ, मैं नीचे बैठा हूँ, इस तरह का भेदभाव बिल्कुल नहीं था। सब समान रूप से बैठे हुए थे। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी, जिनके नाम नीचे लिखे हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन राजा कहाँ कहाँ से आए थे और उनके क्या क्या नाम तो नहीं, पर कहाँ कहाँ से आए थे वो इसमें बता रखा है। ठीक है। ठीक है। राजाओं के नाम देख लेते हैं हम। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बीजापुर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, छऊ, महाराणा उदयपुर, महाराव राजा अलवर, बूंदी, महाराज राणा झालावर, राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, बमरा, बिरोदा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जींद, खरोद, कूचबिहार, मंडी, नामा, नाहर, राजपीपला, रतलाम, समरथ, सुकेत, टिहरी, राव, जिगनी, टोरी, नवाबटोक, पटौदी, मलेर कोटला, लुहारू, जूनागढ़, जोरा, दुलाना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम, भोपाल, निजाम, हैदराबाद, सरदार, कलसिया, ठाकुर साहिब, भावनगर, मुरवी, पिपलोदा, जागीरदार, पालदेव, मीर, खेरपुर, महंत, कोंदका, नंदगांव और जामनगर। मतलब यह 63 शासनाधिकारी जिनको सबको बुलाया गया था। तो ये किसमें से हम ध्यान रख लेंगे, कभी इतने सारे नाम है तो कभी यहाँ से पूछ ले कि फर्स्ट सबसे महाराजा कौन आए थे, तो अजयगढ़ के, और अंत कहाँ तक किया तो जामनगर, नंदगांव और जामनगर से अंतिम पंक्ति तक है। ये तो फर्स्ट का और लास्ट का आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे वायसराय के सिंहासन के पीछे, परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक 5 धनुष खंड के आकार की 2 श्रेणियां चबूतरों की और बनी थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ीनुमा बेंचें लगी थी। कुर्सियां मतलब जिन पर नीला कपड़ा मड़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेमत में आए थे, मतलब उन्हें बुलाया था या
शहादत या उनका सम्मान में आए थे, ठीक है। जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। ये 3000 लगभग होंगे, 3000 के लगभग होंगे, ठीक है। किलात खां गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश संबंधी कौंसल लोगों की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। मतलब वह राजाओं के पास में ही बैठे थे, श्रीयुत वायसराय के पास में इधर उधर सब तरफ कुर्सियां लगाकर उनको बिठाया गया था। बड़े बड़े रईसों और गवर्नर जनरल जो भी बुलाए गए थे अधिकारी लोग, उनको सभी को। दरबार की जगह दक्षिणी तरफ उन 1500 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजी पलटनें भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए परा बांधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे जिन पर सुनहली अमारियाँ कसी थी और कारचोबी झूले पड़ी थी। तोपों की कतार, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहरों का उड़ना और 2 लाख के लगभग तमाशा देखने वाले, मतलब 2 लाख से अधिक तमाशा कि दरबार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब देखने के लिए आए थे। लोगों की भीड़ लगी थी जो मैदान में डटी थी। ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहाँ था वहीं हक्का बक्का ही खड़ा रह जाता, ठीक है, रह जाता था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंड लोगों की गार्ड ऑफ ऑनर और बाजे वाले थे। शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। मतलब उन्हें सम्मान करने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, जो वो सभी उनके दोनों ओर खड़े थे, ठीक है। 11:15 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगह पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुषखंड आकार के चबूतरे की श्रेणियों के पास एक छोटे से खंबे के दरवाजे पर टिहरी सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई, बस उन्हें सलामी देने के लिए खड़ी कर रखी थी। खंबे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजश्री छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े, ठीक है। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद उन्हें प्रतिष्ठित किया गया और वह वस्त्र पहनकर अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े और वहाँ जाकर बैठे, ठीक है। श्री लेडी लिंटन श्रीयुत के साथ थी और दोनों दामन बरदार बालक, मतलब उनके 2 बच्चे आए थे जिनका हाल ऊपर लिखा है, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ लिया था। पीछे 2 तरह से दामन उठाए गए थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हैरट लोगों ने अपनी तुरियां एक साथ बहुत मधुर रीति पर बजाई, मतलब वह बाजा था जो बजाई, और फौजी बाजे से ग्राउंड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो गार्ड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात ईश्वर महारानी मतलब चिरंजीवी रखे इस तरह का म्यूजिक बजने लगा का बाजा बजने लगा और गार्ड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। ज्यों ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेरल्ड को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजा आज्ञा पत्र पढ़ो। यह आज्ञा होते ही बंदीजनों ने जो
दो पाती में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे। तुरही बजाई और एक वो तुरही मतलब बोलते ना शहनाई टाइप रहती है, वो बजाते हैं, ठीक है। उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राज्याज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्था यह है। राज्याज्ञा पत्र जो था उसमें क्या लिखा था वो हम देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया ऐसी अवस्था में ही हॉल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ है, परंतु है हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य हैं, और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। मतलब अंग्रेजों के साथ उनको भारतीयों को भी काम करना पड़ेगा, यह सब बता रही है और उनकी योग्यता बता रहा है, ठीक है। वीडियो रोक कर आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं महत्वपूर्ण पढ़ देता हूँ। ये पॉइंट भी है कि राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उनका सहज रीति पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तब श्रीमती गवर्नमेंट राज्य के प्रबंधन में आप लोगों की सहायता बड़े आनंद से अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज्य है वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकजी प्रजा की सहायता पर, जो अपने राज्य के वर्तमान रहने ही में अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब उन लोगों की प्रशंसा कर रही है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये पूछा भी जा सकता है पंक्ति, तो ध्यान रखिएगा और वीडियो रोककर आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और समझिएगा। इस अवसर पर उन पूरब के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होना, जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को इस शुभारंभ के लिए बधाई दी, ठीक है। बहुत से राजा जो आए थे उन्होंने बधाई दी।